सोशल जस्टिस का सेकंड वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले वीडियो में क्या क्या है मैं 2 मिनट में बस बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम डिस्कस किया था जस्टिस क्या होता है। जैसे एंशियंट सोसाइटी में जस्टिस को धर्म से एसोसिएट किया जाता था कि प्राइमरी ड्यूटी होता है किसी किंग का कि वो सोसाइटी ऐसा सोसाइटी बनाए जो जस्ट सोसाइटी हो, मतलब वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड दे, जो गलत काम कर रहे हैं उसको पनिश करे। उसके अलावा प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में लिखा है 2 लोगों की, सुकरात और उनके फ्रेंड की बातचीत कन्वर्सेशन को लिखा है, जिसमें उनके दोस्त बोल रहे थे कि समाज में वही सक्सेसफुल हो रहा है जिन जो गलत काम कर रहा है। तो सुकरात उनको बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा सब करने लगे तो समाज का क्या हालत होगा आप सोच ही नहीं सकते। तो उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि हमें कैसा काम करना चाहिए, जस्ट काम का मतलब क्या होता है। तो बोले जस्टिस वाला काम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हम अपनों के लिए अच्छाई करें, दूसरों के लिए बुराई करें और कुछ लोगों के लिए काम करें, ऐसा नहीं होता है। बोलता है कि जस्टिस वाला काम वही होता है जब हम बोलते हैं हम ऐसा काम करेंगे जिससे सबका वेलबींग हो, तभी हमारा सोसाइटी जस्ट यानी न्याय संगत हो सकता है। यानी हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, सबके इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सबको कितना मिलना चाहिए और सबको क्यों मिलना चाहिए। तो ये एक नया कंसेप्ट देते हैं कि ड्यू का कंसेप्ट है कि इस सारे पर्सन का अपना कर्ज है और उस कर्ज का मतलब क्या है कि और उसको उतना ही मिलना चाहिए। जैसे सारे ह्यूमन बीइंग है तो उनको एटलीस्ट रेस्पेक्ट, इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब इतना तो इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग है, तो वही उनका ड्यू है, ऐसे बोल सकते थे। और जैसे सारे ह्यूमन बीइंग हैं तो उनको डिग्निफाइड लाइफ तो मिलना चाहिए ना। उसके बाद उसके 3 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले कि सब इक्वल है तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल फिर जो सेकंड प्रिंसिपल है वो पहले प्रिंसिपल से थोड़ा अपग्रेडेड है। जैसे अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में अगर सब सेम स्टूडेंट है, मतलब सब सेम क्लास के है और सब बच्चे हैं तो सबको सेम नंबर तो दे नहीं सकते। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात की है कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और लेकिन इसमें भी एक आता है कि जैसे पहला प्रिंसिपल था ना कि ट्रीट इक्वली, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, लेकिन और कुछ लोग इक्वल्स नहीं है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, इकोनॉमिक फील्ड में हो सकता है, सोशल फील्ड में हो सकता है, या हो सकता है फिजिकली थोड़ा वीक है, फिजिकली इन द सेंस हो सकता है उनके दिखाई थोड़ा कम देता है, तो उसको आप एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे ना। यही है थर्ड प्रिंसिपल कहलाता है कि रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जस्टिस मिल गया तो जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो समाज में जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जस्ट मतलब न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है आप किसी को ज़्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो, यानी कि इनकम का अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है तो ये भी जस्ट सोसाइटी नहीं होगा। यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसमें कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं, तो इसको हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एटलीस्ट सब लोग के पास इतना तो पैसा हो कि जैसे मान लो इफ़ देयर इज अ सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन ए सोसाइटी, it might become necessary to try and redistribute some of the important resource of the society to providing something like level playing field for citizens। देखो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम टैक्स लगाती है, क्यों लगाती है कि भाई जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको लो और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करो बाकी लोगों में जो पुअर फील्ड में हैं। क्योंकि एटलीस्ट जैसे मान लो इसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम, जैसे मान लो यहाँ से टैक्स लिए और इनको एजुकेशन में, फ्री एजुकेशन में खर्चा किए, तो अगर मान लो बाद में कोई एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, तो इनके लिए भी सेम फील्ड होगा ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब एटलीस्ट ये भी तो आ सकते हैं ना। नहीं तो अगर इसको फ्री एजुकेशन नहीं दिया जाता तो ये एग्जामिनेशन में आ ही नहीं पाते, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। यही बोला जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब कि एटलीस्ट बराबरी का मौका तो दो। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो ये तो आ ही रहा है, लेकिन इसको भी तो आने दो। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक आने में गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। क्लियर?
देयरफॉर विद ए कंट्री सोशल जस्ट, देखो आगे देखते हैं, देयरफॉर within a country social justice would require not only that people to be treated equally in terms of laws and policy of the society but also that they enjoy some basic quality of life condition and opportunity। हाँ भाई, सिर्फ आप गवर्नमेंट के पॉलिसी में या पॉलिटिकल इक्वलिटी, राइट टू वोट देख कर नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे दो। जैसे अगर मान लो अपॉर्चुनिटी हम इन किस सेंस में देख सकते हैं कि एटलीस्ट उनको एजुकेशन, हमने राइट टू एजुकेशन के एक्ट के तहत फ्री एजुकेशन दिया। अब उनको क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या वो अपने लाइफ कंडीशन को इक्वल करने में या सुधारने में गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव मदद कर सकता है। यही बात बताया गया। फॉर इंस्टांस एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑब्वियसली अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है उसको हटाना भी डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करे। क्योंकि कुछ लोग क्यों गंदा का मतलब कुछ लोग को के साथ आप गलत बर्ताव करें, मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते, ये तो गलत है ना। क्लियर। तो अगर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाता है, इसका मतलब थोड़ा जस्टिस के आगे हम, मतलब जस्टिस की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, वी हैव ओनली टू रिमाइंड आवर सेल्फ अबाउट द हाँ ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो किसी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और सरकार उन पे ध्यान भी नहीं देती है, तो इवन वो वायलेंस का भी सहायता लेते हैं। जो आपको पता है नक्सलाइट जो पहले स्टार्ट हुआ यही से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग उसका ओरिजिन था यही से स्टार्ट था। अब तो बहुत ज़्यादा फैल गया है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो उनके एरिया में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा करप्शन था, तो लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार ही उठा लिए। क्लियर। तो तब से नक्सलाइट बढ़ गया, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो एक थ्योरी डिस्कस करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जॉन रॉल्स का थ्योरी। पहले मैं इस थ्योरी का समरी बता दे रहा हूँ, सिंपल। मान लो आपको सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई। क्लियर। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, तो आप अपने को सोसाइटी के किस पोजीशन पे लाओगे? ऑब्वियसली आप अपने आप को सबसे प्रिविलेज पोजीशन पे लाओगे। तो फिर ये तो बात नहीं बनी है, तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि आप ऐसी सोसाइटी बनाओगे जिसमें आप अपने आप को सबसे प्रिविलेज पोजीशन पे रख लोगे और आप नीचे वालों के बारे में सोचोगे ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिले और आपको बताया जाए कि आप सोसाइटी के किस स्ट्रेटा में आएंगे या सोसाइटी के किस सेक्शन में आएंगे, आपको पता ही नहीं है। ध्यान देना, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में आप सोसाइटी के किस सेक्शन में आएंगे, तो आपका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होगा थोड़ा इस तरह से होगा कि आप हर सेक्शन के लिए आप अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप फिर वर्स्ट कंडीशन के बारे में सोचेंगे कि भाई सबसे नीचे वाले में मैं आ गया तो क्या हो गया। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता रहेगा भाई मैं नीचे वाले में भी आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, हम ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पे यहाँ पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं चाहे नीचे वाले में आऊँ, तो इवन आपके अगर आँख पे पर्दा डाल दिया जाए कि आपको पता ही नहीं चले आप किस में आने वाले हो, तो आप सबके लिए काम करोगे, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करोगे। आप न्यूट्रल रहोगे, आप न किसी को ज़्यादा तवज्जो दोगे न किसी को कम। तो ये हुआ। तो यानी आप बोला जाता है कि यहाँ पे आप अपने पर्सनल उसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचोगे। तो यहाँ पे इस टर्म को देते हैं रॉल्स, इस टर्म को बोलते हैं वेन ऑफ इग्नोरेंस, कि मतलब आप अपने बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, कंप्लीट इग्नोर कर दीजिए अपना प्रेजेंट पोजीशन। आपको पता है कि मैं पता नहीं फ्यूचर में किस पोजीशन पे जाऊँगा, तो आप अपने प्रेजेंट पोजीशन को बिल्कुल भूल जाइए, तो तभी आप अच्छे से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। क्लियर। अब हम इस थ्योरी के बारे में थोड़ा समझ गए ना कि क्लियर। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जब आपको सोसाइटी को बी आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी, आप किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आप अपने आप को प्रिविलेज पोजीशन में रह लोगे। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रह ही नहीं सकते, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखोगे, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर।
देखो, बट सच पर्सपेक्टिव कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर अ सोसाइटी, सो हाउ डू यू रीच द डिसीजन दैट इज बोथ फेयर एंड जस्ट। क्योंकि अगर आपको बोलाया गया कि आप कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हो और आप अपने आप को सबसे ऊपर राजा की तरह रख लिए, तो ये सही नहीं है, न फेयर होगा न जस्ट होगा। तो जॉन रॉल्स इसका वो बनाने का मतलब बताते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपको चाहिए फेयर एंड जस्ट रूल, तो आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको डिसीजन लेना है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप किस पोजीशन पे जाने वाले हो, कि फ्यूचर में आपका पोजीशन क्या होगा, आप अपर कास्ट लोअर कास्ट, कहाँ प्रिविलेज डिसएडवांटेज कहाँ जाओगे, आपको पता ही नहीं है। John Rawls argued that if we do not know in the sense who will be and what option would be available to us in the future society, we will be likely, ध्यान देना, we will likely to support a decision about the rules and organization of the future society which would be fair for all the members। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा सोसाइटी बनाओगे जिसमें सारे मेंबर के लिए कुछ ना कुछ हो, यानी सबके लिए फेयर हो सोसाइटी। क्योंकि भाई आपको पता है कि आप सोसाइटी के किस सेक्शन में चले जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है, कहीं नीचे वाले में चले गए तो, क्योंकि आपने नीचे वाले में कुछ हो रहा ही नहीं होगा, लेकिन आपने आंख बंद करके सोसाइटी बनाया है, इसका मतलब है आपने सभी सोसाइटी के लिए सोसाइटी के सभी सेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, सभी सेक्शन के लिए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बनाया है। तो जॉन रॉल्स इसको क्या बोलते हैं, इस थिंकिंग को बोलते हैं वेन ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब है सिंपल कि ही एक्सपेक्ट दैट सच सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट द पॉसिबल पोजीशन एंड स्टेटस। आपको पता ही नहीं है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, किस पोजीशन पे जाऊँगा। ईच पर्सन वुड डिसाइड द वे दे जनरली डू, दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ऑब्वियसली नॉर्मली तो सबसे हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, बट सिंस नो वन नो who he would be and what is going to benefit him, it will envisage the future society from the point। obviously मैं अपने आप को सबसे नीचे वाले तबके पे लेकर सोचूंगा कि भाई अगर मैं यहाँ चल गया तो क्या हुआ, तो मतलब मैं सीधा अपने प्रेजेंट पोजीशन को इग्नोर करके चलूँगा और फिर जो मुझे मिलेगा वो सही होगा, क्योंकि मैंने ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसमें हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ हो। क्लियर है ना। टू ट्राई टू थिंक द रूलर ऑफ द ऑर्गेनाइज दैट विल इंश्योर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन। ऑब्वियसली सबके लिए होना चाहिए, जैसे एटलीस्ट कुछ रिसोर्स तो सबको मिलना चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान शेल्टर हेल्थ, तो सबको होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपर कास्ट का पार्ट हो। क्लियर। इफ़ ये वाला नहीं है, हाँ यहाँ देखो, it is of course not easy to erase our identity and to imagine oneself under a veil of ignorance, but then it is equally difficult most people to be self-sacrifice and share the good fortune। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबको, देखो ये बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने आप को सीधा सोसाइटी से इग्नोर कर लेना, मतलब अपने आप को कुछ इस तरह से अपने आप को ढाल लेना कि उनको पता ही नहीं है कि किस पोजीशन में, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होगा। तो बोलते हैं कि भाई जो सेल्फ सेक्रीफाइस करता है ना, समाज उसको हीरो बना देता है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ बोला मोस्ट पीपल टू सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड शेयर देयर गुड फॉर्चून विद ए स्ट्रेंजर। क्योंकि हम समाज के सब लोगों को जानते ही नहीं है, काहे हम अपना प्रिविलेज पोजीशन छोड़ के इनको भी अपॉर्चुनिटी दे भाई। तो जॉन रॉल्स बोलते हैं भाई जो इनको दे देता है ना, तो समाज में ये वाला वैल्यू सबसे ऊपर माना जाता है, मतलब जो सेल्फ सेक्रीफाइस वाला, तो समाज इसको हीरोइज्म से नाप लेते हैं, ऑब्वियस बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं हीरोइज्म से। गिवन दिस ह्यूमन फीलिंग एंड लिमिटेशन, इट इज़ बेटर फॉर अस टू थिंक of a framework that does not require extraordinary action. The merit of veil of ignorance position is that it expect people to just to your usual rational self। Obviously देखो कोई भी काम करने से पहले आप हमेशा रेशनल, आप हमेशा तर्क संगत रहोगे। कोई भी काम करने से पहले ये नहीं सोचोगे भाई इसमें मेरा क्या सेल्फ है, मतलब मेरा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है।
आप सिंपल वो काम करोगे बस। दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर देम सेल्फ एंड चूज व्हाट दे रिगार्ड टू बी देयर इंटरेस्ट। अगर ऐसा कर रहे हो तो यानी आप सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। लेकिन आप वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात मानते हो तो अपने आप को सबसे वर्स्ट पोजीशन पर रख लो, तब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करो, सोसाइटी के लिए कानून बनाओ। तो जो भी गवर्नमेंट है उनको ऐसे ही काम करना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आना चाहिए ऐसे ही काम करना चाहिए। ये वाला बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम खासकर हम जब भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में लिखते हैं तो हम ये बात लिखते ही हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, का मतलब जस्टिस का डिले होना। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी ने गलती से गलत जुर्म में आपको जेल में डाल दिया गया, तो आप तो सोचोगे कि यार कोई नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं सोचोगे बिल्कुल, लेकिन सोचोगे कि मैं जब कोर्ट में फैसला हो जाएगा तो मैं तो निर्दोष साबित हो जाऊंगा और निकल ही जाऊंगा। लेकिन हियरिंग होती है तब जब आपका डेथ हो जाता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है हियरिंग में। तो इसका मतलब यही ना, बिकॉज इफ अ डिसीजन इज डिस्प्यूट इज डिलेड टू लॉन्ग द इंजर्ड पर्सन मे नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग, व्हाट वुड बी यूज ऑफ वेटिंग डिसीजन वंस। पर मेरे फेवर में डिसीजन लाने से क्या फ़ायदा जब तक मैं डेथ हो गया, मैं मर गया रहूँगा, ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर जस्टिस का डिले होता है, इसका मतलब सिंपल है कि आप डिनाई कर रहे हो कि जस्टिस देना नहीं चाहते। क्लियर। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि अपने आप को वेन ऑफ इग्नोरेंस रखा जाए फेयर कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में, तो इससे फेयरनेस आती है और यही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में आपको सोशल जस्टिस परस्यू करना हो तो कैसे करोगे। सोसाइटी में सोशल जस्टिस को परस्यू करना तो कैसे करोगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जस्टिस का सिंपल मतलब ये नहीं होता है कि रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। भाई ऐसा भी नहीं होगा कि अगर जो जितना काम करेगा एटलीस्ट प्रोपोर्शनेट जस्टिस तो हम दे सकते हैं ना, कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना रिवॉर्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे देखो, बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर्ड अनजस्ट इफ़ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर आर सो ग्रेट। देखो हम सिंपल ये नहीं, जस्टिस का मतलब ये नहीं चाहते हैं कि सबको सेम से रुपया दे दो, लेकिन हाईली इनइक्वलिटी हो, किसी के पास 100 रुपये है और किसी के पास 1 रुपये भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो 60-70 है, 30-40 है तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपये है कुछ लोग पास और कुछ लोग पास 1-1 रुपये है, तो ये तो बहुत हाईली इनइक्वलिटी हो गई ना। तो ये हम बोलेंगे ये सोसाइटी फिर अनजस्ट है। तो यहाँ पे बोला है कि हम अनजस्ट मानेंगे यानी अन्यायपूर्ण मानेंगे इफ़ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर आर सो ग्रेट, कि इतना ग्रेट है ना कि ये कभी इससे टक्कर लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मतलब ये कभी चाह ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता कि ये समाज में कहीं बढ़ेगा। भाई ये खाना पीना में ही रह जाएगा, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं। इफ़ द रिलेटिवली डिप्राइव हैव नो चांस एट ऑल टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। वही ना मैं बोल रहा हूँ कि इसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे नहीं, चाहे वो कितना मेहनत का काम करें। तो जस्ट सोसाइटी जो जस्टिस वाला सोसाइटी हो एटलीस्ट क्या करेगा, लोगों के लिए बेसिक मिनिमम कंडीशन तो प्रोवाइड कर सकता है ना, जैसे हेल्दी लाइफ, सिक्योर लाइफ, डेवलप अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अपने कुछ गोल वगैरह को अचीव करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो मिले। यहाँ बताया जा रहा है बट इन देखो हाउ कैन यू डिसाइड। देखो अब क्वेश्चन उठता है कि देखो हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट इज़ द बेसिक मिनिमम कंडीशन ऑफ द लाइफ। तो इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना अलग दिया है, जैसे WHO ने अपना दिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बट इन जनरल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सब सारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन है कि ये तो चाहिए ही चाहिए सब लोगों को, जैसे हेल्दी लाइफ, हाउसिंग, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, मिनिमम वेज, ये सब तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बेसिक मिनिमम नीड्स है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी पीपल के लिए, सबको चाहिए ही चाहिए। और अब इसमें भी डिसएग्रीमेंट होता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए। ये तो नॉर्मल बात है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए। जैसे यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट चलता रहता है कि हम फ्री मार्केट कर दें
या स्टेट का इंटरवेंशन। स्टेट का इंटरवेंशन का मतलब सरकार बीच में दबाव बनाती रहे। जैसे एक था एक कंप्लीट होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ, मतलब स्टेट का मतलब सरकार सब कुछ चला रही है, जैसे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सरकार दे रही है। एक है कि फ्री मार्केट, सबको अपने हालत पे छोड़ दो, सबको अपने हालत पे छोड़ दो तो सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। लेकिन इससे कुछ लोग इतने नीचे हैं, कुछ इतने डिसएडवांटेज सेक्शन में कि उनको फ्री मार्केट में ही बहुत नुकसान होगा। और स्टेट अगर एकदम कंप्लीट डोमिनेट करके रखे तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। स्टेट भी डोमिनेट करके रखेंगे तो इससे फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। सब कुछ हम पूरा कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाएंगे तो समाज बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि दोनों के बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। ये सब उसी की बात दी हुई है कि ऑल फ्री मार्केट सपोर्टर दे। और जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आर्गूमेंट फ्री मार्केट का। हाउएवर नॉट ऑल फ्री मार्केट सपोर्टर्स टुडे वुड सपोर्ट एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड मार्केट। मतलब देखो, कुछ लोग फ्री मार्केट की बात करते हैं, उसमें भी वो लोग अनरेगुलेटेड की नहीं बात करते कि भाई थोड़ा तो रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए लोगों को, एटलीस्ट फ्री मार्केट करो लेकिन ये सर्विस जो है बेसिक सर्विस तो लोगों को मिलना ही चाहिए। जैसे कुछ और आर्गूमेंट दिया जाता है कि यहाँ पे आर्गूमेंट दिया जाता है कि अगर फ्री मार्केट रहेगा तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइस रहेगा कि क्या खाना है, कौन स्कूल में जाना है, कैसे करना है। लेकिन इसके बाद भी ये भी सब लोगों को चांस नहीं रहेगा, कुछ ही लोगों को चांस रहेगा, बाकी लोग तो स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ, या इसमें ही बोला जा रहा है कि स्टेट क्या हो, स्टेट का हो मतलब स्टेट इंटरफेरेंस करे, और लेकिन काफ़ी हद तक हर फील्ड में स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करे। यहाँ पे बताया जा रहा है इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी disagreement about the issue of distribution of justice are inevitable and even healthy because they force us to examine different point of view and rationally defend our own view. Obviously disagreement तो होना है कि समाज में जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप फ्री मार्केट से करते हो या सरकार इंटरवीन करके फिर जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट करना तो है हमें, किस टाइप से कर रहे हो ये। और इन दोनों का जो डिसएग्रीमेंट होता है ना वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चलता है ना। यहाँ पे बता पॉलिसीज इज अबाउट द नेगोशिएशन ऑफ सच डिसएग्रीमेंट थ्रू डिबेट। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का मतलब ही तो यही होता है कि दो लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट है और उसमें नेगोशिएट करो तभी तो होगा, डिबेट के थ्रू। ऐसा नहीं कि लड़ाई वड़ाई करने लगे। इन आवर ओन कंट्री मेनी काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि समाज में कास्ट सिस्टम से बटा हुआ है, पैसे की इनइक्वालिटी है, एंड मच रिमेन टू बी डन इफ देयर आर टू बी रिड्यूस। स्टडिंग इज डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस of justice should help us to discuss the issue involved and come to the agreement regarding the best। obviously कि कैसे जस्टिस को परस्यू किया जाए, डिबेट वेट से पता चल जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। तो जॉन एक नया थ्योरी देख लो, इसका मतलब है, मतलब ये इन्होंने डेफिनेशन देख लो। जस्टिस का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली राइट टू डू एंड रॉन्ग नॉट टू डू बट व्हिच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज हिज मोरल राइट। देखो जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जस्टिस का मतलब होता है लोगों का मोरल राइट है, वो मांग सकता है कि भाई हमारे समाज में जैसे मेरे लिए जस्टिस का बात है कि एटलीस्ट मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिले, जो बेसिक मेरा मोरल राइट है, मुझे इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी सिस्टम अभी भी रखे हुए हैं तो फिर मुझे अपना जस्टिस न्याय मिल ही नहीं रहा ना समाज में। क्लियर। एक और है B.R. अम्बेडकर जी का, वो देख लेते हैं फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा। देखो इनसे पूछा जाता है कि सर बताइए कि जस्टिस सोसाइटी का मतलब क्या होगा। देखो ए जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन व्हिच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस, मतलब कि लोगों के लिए एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना का इंक्रीज होना, और डिसेंडिंग सेंट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब अपमान की भावना कम होना, इज डिजॉल्व इनटू अ क्रिएशन ऑफ ए कॉम्पैशनेट सोसाइटी। ऐसा सोसाइटी बनेगा कि मतलब ऐसा कॉम्पैशनेट सोसाइटी बनेगा जिसमें सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे, सेल्फ के लिए काम नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं होगा, वेलबिंग फॉर ऑल के लिए काम होगा। यही है हमारे चैप्टर का पूरा समरी, मतलब पूरा चैप्टर ये समरी क्या
उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या कर चुके थे, देखो ये क्वेश्चन हमारा इससे क्लियर हो सकता है। जॉन रॉल्स का जो आइडिया है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, वो वाला आइडिया, और जनरली द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पीपल फॉर हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दो क्वेश्चन है इसमें, इन दोनों को डील करना है कि क्या हमें लगता है कि जनरल रिक्वायरमेंट, ये भी डायरेक्ट दिया था, और गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है ताकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है गवर्नमेंट का। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बुक बहुत बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर, और ये खास करके पूरा किताब डिस्कस करने में। चलिए, थैंक यू सो मच।